हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार से बीएड करने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, तो अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास कर जाएंगे तभी आप बीएड है जो बिहार से कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा क्या क्या जाएगा, तो 15 नंबर का इंग्लिश आएगा, 15 नंबर का हिंदी आएगा, 40 नंबर का जीएस आएगा, 25 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, और 25 नंबर का रीजनिंग आएगा। टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और आप लोगों को इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो 120 में से आप लोगों को 120 क्वेश्चन बना के आना है। अगर आप लोगों का 120 में कम से कम 90 या 100 अगर जनरल कैटेगरी से है, अगर आता है तो आप लोगों को अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद है। नहीं तो अगर कम से कम आप लोगों को 60-70 तो फिर भी लाना ही होगा। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन पास भी करना है तो, क्योंकि सीट जो है ना वो बहुत ही कम है, तो आप लोगों को मेहनत करना होगा। अगर आप लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेहनत तो करना होगा, ये समझ गए। लेकिन मेहनत करना क्या है, तो आप लोगों को पहले सिलेबस देखना है। मैं सिलेबस का वीडियो अगर अगर आप लोग जानते हैं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दूंगी। और सिलेबस के बाद हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को देखना है, क्वेश्चन बैंक को समझना है। फिर क्वेश्चन बैंक को समझ के हम लोगों को आइडिया लेना है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से क्या आ रहा है। फिर उसके हिसाब से अपना पढ़ाई करना है। ठीक है, और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करवा दूंगी। हाँ, और एक और बात, ये जो लोग पूछ बोल रहे हैं ना कि अब तो बिहार में बीएड जो है वो 4 साल का हो गया, कैसे होगा? बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो मैं बता दूँ कि बीएड स्पेशल 4 साल का हुआ है, अभी वो भी ऑफ़िशियली हुआ नहीं है, बस बोला गया है कि सो होगा। ठीक है, अभी चालू नहीं हुआ है बीएड स्पेशल भी, लेकिन होने का योजना बन गया है। लेकिन जो नॉर्मल बीएड है वो 2 साल का ही है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो होता है ना, वो 2 साल का ही बीएड है। ठीक है, और 2030 के बाद 2 साल वाला बीएड होगा भी नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ना वो कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये हाँ, ये नहीं कि से आप लोग अभी बीएड कर लीजिएगा तो बाद में जाके वैलिड नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोर्स हो गया हुआ है ना तो वैलिड तो रहेगा ही। बीएड 2 साल का हुआ था उस टाइम तो 2 साल का ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इंग्लिश से आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। तो इंग्लिश से 15 नंबर में 5 क्वेश्चन तो पैसेज का ही आता है। तो पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम लोग अपना पैसेज का आंसर बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years फ्रॉम अ स्मॉल highly skilled profession concerned with a minority of the population to a large and important branch of the public service. The profession has a great and honorable tradition extending from the dawn of history recent times, but any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideal of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but to instill such belief and prejudice prejudices are as thought useful by his employer। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स अ सक्सेसफुल टीचर इज प्रीमरीली सपोज्ड टू। तो आप लोगों का जो होगा ना, हम लोग अभी ये पढ़े थे ये वाला मॉडर्न टाइम्स में जो टीचर है उसके बारे में क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स, जो मॉडर्न टाइम है ना उसमें जो सक्सेसफुल टीचर किस तरीके का माना गया है, तो आप लोगों का जो हो जाएगा द लाइन्स, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, modern times the successful teacher, but any teacher in the modern times who allows himself to be inspired by the ideal of his predecessor is likely to be made sharply aware that it is not function to teach what he thinks but instill such belief and preach are useful। तो इसका इम्पार्ट नॉलेज गलत है, इम्पार्ट न्यू एंड द लेटेस्ट इसके लिए भी गलत है। फिर लास्ट क्या है आप लोगों का, दी लाइन्स प्रेफर्ड बाय दोज इन ऑथोरिटी, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैसेज की लास्ट लाइन के अनुसार जो मॉडर्न टाइम में एक सक्सेसफुल टीचर को छात्रों को वो बिलीफ और प्रोड्यूसर सिखाने हैं जो कि आजकल के समय में यूजफुल माने जाते हैं। ठीक है, टीचर को वह सिखाना है जो कि टीचर को वह सिखाना है जो कि ऑथोरिटी द्वारा प्रेफर किया जाता है। ठीक है,
मॉडर्न जो टाइम है ना, सक्सेसफुल टीचर कैसा माना जाता है, टीचर को क्या सिखाना है, जो अथॉरिटी द्वारा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्या, इन एंशियंट टाइम द टीचिंग प्रोफेशन वाज, तो एंशियंट टाइम में टीचिंग का प्रोफेशन क्या था, तो पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था क्या, एंशियंट टाइम में टीचिंग प्रोफेशन जो है वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशन माना जाता था, कि जो कि बहुत कम लोगों तक ही सीमित था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लिमिटेड टू अ हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। ठीक है, थर्ड क्या है, दी ऑथर सिम्स टू, तो द ऑथर सिम्स टू क्या हो जाएगा, तो ऑथर को क्या लगता है, तो पैसेज के अनुसार ऑथर अपने विचारों में ट्रेडिशनलिस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अ ट्रेडिशनलिस्ट इन हिज व्यू, तो थ्री का सी हो जाएगा। देखिए ये जो आप लोग का पैसेज कब आएगा, पैसेज आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपना जो भी बुक वगैरह होगा उसमें पैसेज वगैरह रहता है, तो उसमें जितना ज़्यादा पैसेज है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसको पढ़िए समझिए और उसको क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, तब जाके आप लोगों का पैसे सही होने लगेगा। व्हाट वाज, और ऑप्शन तो रहता है ना, ऑप्शन से हो जाएगा अगर ऐसे नहीं भी हो रहा है तो। व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज, पूछ रहा है क्या ट्रांसफर्ड हो रहा है इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस, तो यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, क्या लिखा हुआ था यहाँ, टीचिंग मोर इवन द मोस्ट अदर प्रोफेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर फ्रॉम अ स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है, पैसेज के पहले सेंटेंस से स्पष्ट है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण टीचिंग प्रोफेशन एक स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन से एक लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस में परिवर्तित हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेक्निकल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है, दी मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल ऑफ हिज प्रीडिसेसर बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल स्किल, एक मॉडर्न टीचर अपने प्रीडिसेसर के आइडिया को फॉलो करने में असमर्थ है क्योंकि टीचिंग प्रोफेशनल स्किल्स में ट्रेमेंडस एडवांटेज हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पैसेज था, जो कि पैसेज हर साल आता है, तो आप लोगों को क्या करना है, पैसेज पे प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बैंक को देख के हम लोगों को आइडिया लेना है और आगे हम लोगों को अपने पढ़ाई करना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, for each of the following sentence, your alternative are given. You are required to choose the correct meaning of the idioms. तो आप लोग को अब क्या करना है, सेकेंड काम क्या है कि पहले पैसेज खूब प्रैक्टिस करना है, फिर क्या करना है, बैठ के आइडियम्स याद करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियम्स होंगे वो उसका मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, हिज प्रमोशन इन ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड मतलब होता है पॉसिबल, प्रोबेबल। ठीक है, तो ऑन द कार्ड आइडियम का क्या अर्थ है, पॉसिबल, प्रोबेबल और लाइकली, मतलब जो संभावित होने वाला होता है ना वो ऑन द कार्ड, कार्ड पे। ठीक है, तो कार्ड पे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिज स्पीच फुल शॉट ऑन द ऑडियंस, फेल शॉट, सॉरी, हिज स्पीच फेल शॉट ऑन द ऑडियंस, तो फेल शॉट का अर्थ होता है कि अपेक्षा के अनुरूप न होना। ठीक है, जो सोचे हैं ना वो नहीं होना, तो टू फेल टू रीच एन अमाउंट और स्टैंडर्ड दैट वाज एक्सेप्टेड, मतलब जो सोचे थे वो नहीं होना ना, तो वही फेल शॉट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका आंसर हैड नो इफेक्ट। ठीक है, अपेक्षा के अनुसार अनुरूप न होना। चलिए नेक्स्ट क्या है, और थर्ड क्या है, द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लिप्स एंड बाउंड, तो लिप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है तेजी से, क्या होता है, तेजी से, लिप्स एंड बाउंड मतलब तेजी से, तो इसका क्या हो जाएगा, रैपिडली, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम लोग चाहते हैं इंग्लिश में 15 स्कोर करना, तो हम लोगों को पहले पैसेज प्रैक्टिस करना होगा, उससे 5 नंबर का हो जाएगा। फिर हम लोग को बैठ के आइडियम्स याद करना है, ताकि इससे 3 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आया हुआ है, तो 3 क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आइडियम्स कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, कंपेयर द सेंटेंसेस विद सूटेबल अल्टरनेटिव, तो आप लोगों को इसमें मॉडल भरना है, मॉडल है। ठीक है, वी इट सो डैट वी डैश लाइफ, हम लोग खाते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग जो है वो क्या रह सकते हैं, वो हम लोग इसमें लगेगा मे। ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरी मे का प्रयोग हुआ क्योंकि यह पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। जब भी हम लोग को पॉसिबिलिटी का दर्शाना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो मतलब आप लोग को थोड़ा सा मॉडल जो है, मॉडल टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और मैं ग्रामर के लिए आप लोग को सजेस्ट करूँ तो एक सर है, हमको सर का नाम ही नहीं याद है, बस सर का फेस वगैरह याद है, कौन सा नाम है सर का नाम नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सर का नाम थोड़ा याद कर लूँगी, फिर बता दूँगी। एक है इंग्लिश के टीचर, वो जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आता है। हाँ, तरुण ग्रोवर सर। ठीक है, तो या हाँ, तरुण ग्रोवर सर ही है। तो इंग्लिश आप लोग उनका मॉडल वर्ब का वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, मॉडल का देख लीजिएगा, मॉडल से पूछा जा रहा है तो बात खत्म। डैश आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली, तो देखिए एक और क्वेश्चन मॉडल से पूछा गया। ठीक है, तो मॉडल को आप लोगों को देख लेना है, एक मॉडल देख लेना है, आइडिया में बैठ के याद कर लेना है, पैसेज बना लेना है। ठीक है,
डैश आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली। तो इसका क्या हो जाएगा, मे आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली। तो रिक्त स्थान में मॉडल मे का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ परमिशन के लेने के लिए प्रयोग होता है। तो उसमें बताया जाएगा मे का प्रयोग कब कब किया जाता है, जब परमिशन लेना हो, पॉसिबिलिटी हो, और भी कुछ कुछ बताया जाएगा, वो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, डू यू डैश टू वर्क ऑन संडे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू है, यू के साथ क्या लगता है आप लोगों का, यू के साथ हैव लगता है, तो हम लोग लगाएंगे हैव। डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे, ठीक है। तो आप लोगों का 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्या है आप लोगों का, अपोजिट, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग याद करना होगा। मिथ, मिथ का मतलब होता है फेक, ठीक है। मिथ नहीं बोलता है सब, मिथ का मतलब होता है फेक, ऐसी झूठा बात, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा आप लोगों का सच्चाई, झूठा का सच्चा, तो रियलिटी हो जाएगा। मिथ का अपोजिट रियलिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, क्रोनिक, क्रोनिक का अर्थ होता है पता है क्या, दीर्घकालीन, अस्थाई, ठीक है। तो क्रोनिक का दीर्घकालिक, तो थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा टेम्पोररी। क्रोनिक मतलब होता है जो सालों साल चलता है, टेम्पोररी मतलब जो थोड़ा देर चलता है, ठीक है। तो अपोजिट बताना था, तो क्रोनिक का अपोजिट क्या होगा आप लोगों का, टेम्पोररी। और मिथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, रियलिटी, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा साइनोनिम्स एंटोनियम पे ही ध्यान देना होगा। तो 30 नंबर हो गया। 14 क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का अर्थ होता है क्या, इसका भी अपोजिट ही पूछ रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है एक दूसरे को विरोध करना, ठीक है। तो आप लोग का इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट का अर्थ होता है विरोध करना या खंडन करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा पहला क्या है हम लोग का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट पोलाइटली। तो इसका होता है विनम्रता पूर्वक निवेदन करना, ठीक है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेनी एम्फेटिकली, मतलब इनकार करना। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, इसका साइनोनिम्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जस्ट वेट। अच्छा, सिमिलर पूछ रहा है, ठीक है, साइनोनिम्स पूछ रहा है इसमें। तो हम लोगों का क्या है, पहले तो सॉल्टिट्यूड है, तो सॉल्टिट्यूड का अर्थ होता है एकांत, अकेलापन। सॉल्टिट्यूड मतलब अकेलापन। तो अकेलापन इसमें से किसका हो जाएगा, तो अकेलापन इसमें से हो जाएगा एलुफनेस का। एलुफनेस मतलब होता है अलगाव, पृथकता, ठीक है। तो इसमें साइनोनिम्स पूछ रहा है, मतलब सेम मीनिंग। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो इसका हो जाएगा डेनी एम्फेटिकली। तो 15 का आप लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस तरीके से हम लोग इंग्लिश में जो 15 क्वेश्चन आए थे, उस 15 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझे। अब हम लोग हिंदी के 15 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हिंदी 15 क्वेश्चन आता है, तो इसमें 5 क्वेश्चन जो रहता है वो हिंदी का पैसेज रहता है। और हिंदी का पैसेज अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो बहुत भाई, हिंदी भी तो अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए क्या है, सील हृदय की यह अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा अपने आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। इसका पता यूं लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उनके मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ हो। तो फिर क्या है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ लिखा था यहाँ पे, इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परावर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर से नीचे दबाया किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भक्ति द्वारा प्रवर्तित, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से बड़ी उमंग के साथ, ठीक है। तो बड़े आनंद से और बड़ी उमंग के साथ, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, हिंदी में तो आप लोगों को कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सदाचार किनसे परिवर्तित होता है, तो सदाचार जो है यहाँ पे लिखा होता है ना, सदाचार ज्ञान और भक्ति से परिवर्तित होता है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं होती है ये सारा चीज, ठीक है। फिर क्या है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण अच्छा है, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। क्या हो जाएगा इसका, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। फिर क्या है आप लोगों का, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, शील दशा। मतलब पैसेज पढ़ेगा ना तो वहाँ पे पूरा सब कुछ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना सीधा लिखा हुआ है कर्तव्य और शील का वह आचरण सच्चा है। और क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार और, ठीक है। शील यहाँ पे ही तो पहले ही है, शील हृदय की यह अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा अपने आप करती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शील दशा है, ठीक है। तो 19 का बी हो जाएगा।
हिंदी में पाँचों सही होना चाहिए और इंग्लिश थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसमें भी पाँचों में पाँचों सही होगा आपका। हिंदी इंग्लिश ही है जो आप लोगों को कम से कम पास तो करवाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लग सकता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो समाचार पत्र है उसका सदन बड़े कष्ट से हृदय के पत्थर को नीचे दबाकर किया जाएगा। तो कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर क्या हो जाएगा आप लोगों को, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर, ठीक है। तो पैसेज हो गया। अब इसका क्या है, विलोम शब्द। तो सुधा, सुधा का विलोम होता है हलाहल। क्या होता है सुधा का विलोम? सुधा का विलोम होता है हलाहल, ठीक है। तो एक इसका बी हो जाएगा। फिर क्या है, उपेक्षा। तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है ना, फिर से है। चलिए, तो उपेक्षा का विलोम हो जाएगा आप लोग का अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा। प्राचीन, प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। याद रखिएगा, प्राचीन का सब है ना, प्राचीन मतलब पुराना होता है, तो इसका नया का वर्तमान करके कुछ लगा देता है, तो प्राचीन का अर्वाचीन होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो 23 नंबर हो गया। 24 क्या है? निम्नलिखित प्रयुक्त संधि का सही नाम लिखे। तो देखिए, एक मैं आप लोग को बता दूं, ये संधि का क्वेश्चन है ना, एग्जामिनेशन में मैं बहुत सारा मॉक दी हूँ, तो देखी हूँ और प्रीवियस ईयर भी देखी हूँ अच्छे से। तो उसमें क्या था, संधि का क्वेश्चन हर साल है ना एक दो मिल ही जाता है। तो आप लोग को मैं संधि अच्छे से पढ़ा दूंगी, पूरा स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, उसका जो भेद है, दीर्घ आयादी वगैरह सब, वो सबको कैसे पहचानते हैं वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञानोदय, तो ज्ञानोदय का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान जोर उदय। तो विसर्ग के साथ स्वर का संधि होता है, विसर्ग के साथ जो स्वर्ग मिलता है तो वह हो जाता है विसर्ग संधि। तो 24 का सी हो जाएगा। देखिए, स्वर के साथ स्वर मिला तो स्वर संधि, स्वर के साथ व्यंजन मिला तो व्यंजन संधि, स्वर के साथ विसर्ग मिलता है तो विसर्ग संधि हो जाता है। तो 24 का सी करेक्ट है। निराधार, तो निज और आधार, तो ये भी आप लोग का विसर्ग संधि हो जाएगा। सन्मार्ग, तो सत जोर मार्ग, तो क्या हो जाएगा इसका? सत जोर मार्ग, तो सत जोर मार्ग में व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? व्यंजन हो जाएगा इसका, क्योंकि सत त है, त सत में अ जोर म, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। 26 का आप लोगों का ऑप्शन में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन सतमार्ग क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। फिर क्या है, ठीक है, मतलब संधि देखिए, सन्मार्ग आया था, क्या क्या आया था, सन्मार्ग आया था, निराधार आया था, ज्ञानोदय आया था। तो आप लोगों को संधि को अच्छे से कर लेना है। आप लोग अपने कॉपी में भी नोट्स में कहीं पे लिख लीजिएगा, इससे ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब कर लेना है। फिर क्या है, गिरि शब्द का बहुवचन है, तो गिरि शब्द का बहुवचन है गिरिया। क्या है? गिरिया। तो फिर क्या है, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा का नियम है, ठीक है। व्याकरण क्या है? भाषा का नियम है। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का, सर्कस उपन्यास के रचनाकार है, तो ये तो आप लोग को याद ही करना होगा। तो सर्कस के रचनाकार है संजीव। क्या है? संजीव। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। क्या है? खड़ी बोली हिंदी। तो 30 का डी। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश के 15, हिंदी के 15 को कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को करने वाले। तो 15 15 30 20 50 55 तो ऐसे ही हो जाएगा हम लोगों का। इस 55 में से 40 से 50 तो आराम से आ जाएगा। उधर में थोड़ा सा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और जीएस है उसमें थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों का। अब क्या है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, स्वान है। तो देखो, देखिए, मगरमच्छ जो है, मुर्गी को छोड़कर बाकी सभी जल में रह सकते हैं, इस प्रकार। तो इस चारों में से ऑप्शन अलग खोजना था, अब कौन है, अलग कौन है। तो इसमें जो भी है, मगरमच्छ हो गया, स्वान हो गया, ये सब जल में रह सकता है, ठीक है। मगरमच्छ तो रहता ही है, लेकिन श्वान सब तो रहता है, ये क्या बोलते हैं इसको, सांप रहता है तो नहीं है, लेकिन रह सकता है, लेकिन मुर्गी नहीं रह सकती है। तो आप लोग का 31 का ए हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर आप लोग त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा, यहाँ पे एक त्रिभुज ये है, 2 3 4, ऐसे नहीं, अच्छे से करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो और फिर ये है 1 2 3, 3 2 5, 106 इसमें बनेगा। अच्छा, टोटल इसमें यहाँ देख लीजिए, यहाँ बनाया है ना, हम लोग नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है, 7 8 9 10 11, टोटल इसमें 18 त्रिभुज है, सबका नाम भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्या, एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है। घड़ी की घंटे वाली स्थिति, मिनट वाली स्थिति की स्थितियों में एक दूसरे से तथत अदला बदली कर दी जाती है। तो घड़ी द्वारा दिखाने वाला नया समय निम्नलिखित में से कौन होगा? ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे घड़ी है, तो देखिए, पहले ये दिखा रहा था, उसको अदला बदली कर दिया, तो 3:14 का समय दिखाएगा, ठीक है। फिर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दर्पण में देखने पर समान होते हैं? तो दर्पण में देखिएगा ना,
तो कितने अक्षर समान होते हैं, तो ये याद ही रखना है कि 11 अक्षर जो होता है ना दर्पण में देखिएगा तो सेम सेम होगा। वो ए होता है, एच होता है, आई होता है, एम होता है, ओ, फिर टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो टोटल 13 अक्षर होते हैं ना, वो दर्पण में देखिएगा तो वही सेम अक्षर दिखेगा। ठीक है, 13 अक्षर याद रखिएगा, ये रट लीजिए। दर्पण में कितने अक्षर देखेंगे तो वही सेम टू सेम रहेगा, तो 13 अक्षर। ठीक है, ऐसी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष है, लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा वेनिस्ट है। तो आप लोगों को 35 है ना, ये यहाँ पे फोटो देना था। अष्टभुज के समान शीर्षों वाले अष्टभुज में खींचेगी और अष्टभुज की एक उभय भुजा ऐसा दिखेगी। तो ये आप लोगों का टोटल इतना है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा है अलग टाइप का है। नेक्स्ट देखिए 16। नेक्स्ट क्या है, इस श्रृंखला को देखिए 80 है, फिर 70 है। देखिए ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ 80 है, फिर 70 है, फिर 60 है, यहाँ 10 है, 15 है, तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो यहाँ 16 का क्या लिख देंगे, 20। और एक और लिखना होगा तो 50 भी। ठीक है, 20 और 50। तो इसका कितना नंबर क्वेश्चन था, जो भी था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36 का 20 हो जाएगा। ठीक है, एक ही पूछ रहा था, उसके एक और आगे का मैं बता दी हूँ। 37 क्या है, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या करके हम लोग लाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा जो संख्या है ना बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, तीसरा संख्या इसमें भी बड़ा है, मतलब इसी दोनों का कुछ ना कुछ करके लाना है। तो दोनों का क्यूब करके जोड़ेंगे। ठीक है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से एक्स क्यूब प्लस एक क्या क्यूब बराबर 730। तो एक्स क्यूब 730 में से एक जाएगा तो 729। 729 किसका क्यूब होता है, आप लोगों में से किसी को याद है, 729 होता है 9 का क्यूब। किसका क्यूब होता है, 9 का। तो आप लोगों का 37 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो अब 38 क्या है, 5 में से ये देखिए आप क्या करके लाया है ना, बस ये देखना है। इस दोनों को क्या करें कि 24 आ जाए। तो अगर 5 को 5 से गुना कर दे, ठीक है, क्या करना है, कुछ कुछ भी करके लाते हैं। चलिए देखिए 5 माइनस 5 है, तो हम लोग ये दोनों को गुना करेंगे। 50 25 25 में से एक जाएगा तो 24। 7 में 7 गुना करना तो 50 में से, हाँ, तो 10 दाई 100 में से एक जाएगा तो 99। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुना करके एक घटा देना था, बात खत्म। जो भी दिया हुआ है ना उसको गुना करके एक घटा देना था। 39 क्या है, इसमें से अगली संख्या क्या आना चाहिए। तो ये सब है ना रीजनिंग का क्वेश्चन, जो आप लोगों को इसमें मिलेगा, वो भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ 12 है, 13 है, 14 है, फिर क्या आएगा, 15। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बात खत्म। कितना सेकंड में बन रहा है, एक क्लब में 108 सदस्य, उनमें से 2/3 पुरुष है। देखिए पुरुष कितना है, महिला कितना है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन है ना। तो एक क्लब में कितना है सदस्य, 108। उनमें से 2/3 जो है वो पुरुष है, मतलब 2/3, 3/3 9, और एक बचा 3 6 18 36 गुना 72। 72 क्या है, पुरुष है। तो महिला कितना हो जाएगा, तो 108 में से 72 गया था, 8 में से हो जाएगा तो 6, 10 में से हो जाएगा 3। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, पुरुष। ये क्या हो गया, महिला। याद रहेगा महिला कितना है। फिर 9 महिला सदस्यों को छोड़कर, 9 महिला सदस्यों को छोड़ के, 9 महिला सदस्य छोड़कर सभी, 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। क्लब में विवाहित महिला कितनी है, 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। तो इसमें से 72 में से 9 घटा देंगे, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो 63 संख्या हो जाएगा। 63 हो जाएगा जो जो विवाहित है। ठीक है, तो 63 हो जाएगा इसका आंसर। तो 40 का देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, 40 का अच्छा क्या था, क्लब में पुरुषों की संख्या, तो हम लोग पुरुषों की संख्या निकाले थे ना, उल्टा शायद लिख दिए थे। ठीक है, हाँ, हम लोग का पुरुष की संख्या दिया हुआ था, इसका 2/3 है, तो ये आया था 72। तो महिला की संख्या 108 में से 72 गया तो 36 बचा था। तो महिलाओं की संख्या 36 था, पुरुष का संख्या ये था। तो इसमें से 9 सदस्य विवाहित नहीं, तो 9 घटा देंगे तो 36 हो जाएगा, 27 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 पुस्तकों को इस प्रकार से रखा गया है। एबीसीडी को ऐसे रखा जाता है, तो ये नीले आवरण का है। ये आप लोग को पूरा सजा के लिखिएगा तो देखिएगा, तो आप लोग का आएगा इसका आंसर डी। ठीक है, फिर 42 क्या है, तो 42 में देखिए क्या किया है, 2 में अगर 1/2 से गुना किया तो 1 आया, 1 में 1/2 से किया तो सबको 1/2 से गुना करना है, तो 1/8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, तो ये आप लोग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
पढ़िएगा कैसे, मैं आप लोगों को सजेस्ट भी कर देती हूँ। पीयूष वार्ष्णेय सर का पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि उनसे पढ़ने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो आपको भी नहीं आएगा। मैं ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आता है, मुझे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में नहीं आता है। क्योंकि ये सारे टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आएगा, तो वो जो दिक्कत आपको आएगा ना, वो सबको आएगा, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ आप ही को आएगा। क्योंकि कुछ-कुछ रहता है कि नया क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सबको दिक्कत होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का रहता है ईस्ट, यहाँ पे रहता है वेस्ट, ठीक है? ईस्ट मतलब पूरब जानते ही होंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फिर क्या, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, चलिए यहाँ आ गया 12 किलोमीटर चल के, ठीक है? ये 12 है, उत्तर की ओर चलता है, और वो एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो 15 किलोमीटर इधर घूम गया, इधर 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है? इधर है, तो फिर इधर यहीं पे आ गया, यहीं पे आ गया। 15 किलोमीटर पूर्व गया, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम आ गया, ठीक है? उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मतलब ये नीचे आया, 12 तो यहाँ था, तो यहाँ तक 6 हो जाएगा, ठीक है? ये टोटल 18 आया दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे है। 18 किलोमीटर दक्षिण की चलता है, आरंभिक स्थल से वो कितनी दूरी पे था? देखो यहाँ पे था, यहाँ से शुरू किए थे हम लोग, आया था, तो यहाँ 6 किलोमीटर दूरी है। तो 43 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए ऑप्शन में देखिए, 43 का ये 6 किलोमीटर इसको भी आया है, ये होगा। 44 क्या है आप लोग का? JACA है, तो इसको हम लोग को देख लेना है कि कैसे-कैसे चेंज किया है। तो यहाँ J है, K है, L है, M है, तो पहला अक्षर N होगा, तो आप लोग का यही टिक लगा दीजिए, बात खत्म। उतना फालतू का क्या किसको टाइम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, CMM, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको समय भी तो बचाना रहता है ना। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा आप लोग का, बीएड एंट्रेंस का ऑफलाइन होता है ना? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है ऑफलाइन ही होता है, हर साल तो ऑफलाइन ही होता है। और इसका एक और एग्ज़ाम है ना, बीएसएससी का एग्ज़ामिनेशन भी ऑफलाइन ही होगा। बीएसएससी में जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, लेकिन बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो आप लोग को आए या ना आए बना के आना है, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, यहाँ है सी के बाद क्या है देखिए, सी के बाद है डीई, देखिए यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, सी के बाद है डी, डी गायब है, ई है, ई के बाद एफ गायब है, जी है, तो जी के बाद एच गायब रहेगा, आई, आई से स्टार्ट होगा, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर देखिए एम, एम के बाद एन गायब है, ओ है, ओ के बाद पी गायब है, क्यू है, क्यू के बाद आर गायब है, एस रहेगा, तो आई एस। तो आप लोग का क्या है ऑप्शन हो जाएगा सी, 45 का सी। ऐसे ही करके हम लोग बनाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन तो इसमें यही है। इसको कौन सा चैप्टर नाम है, इसको शायद बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग में ये शुरू में पढ़ाया जाता है। यही कि हाँ, ऐसे करके हम लोग पूरे 7 पैटर्न होते हैं, वही देखना होता है। कोडिंग डिकोडिंग है या कोई और है? अच्छा, नंबर सीरीज होगा, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है? अल्फाबेटिकल सीरीज इसका नाम है, हाँ, चैप्टर का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? अब देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? 46 नंबर है, बी है, ठीक है? बी है के बाद, बी के बाद क्या आया? बी के बाद डी, डी के बाद ई गायब है, एफ, एफ के बाद जी गायब है, एच, एच के बाद आई गायब है, जे, जे से स्टार्ट होगा, तो कौन सा ऑप्शन है? जे। एक तो ये भी है, फिर देख लेते हैं, सी के बाद डी गायब है, ई, ई के बाद एफ गायब है, जी के बाद एच गायब है, आई के बाद जे गायब है, के। तो आप लोग का ए करेक्ट हो जाएगा 46 का, ठीक है? इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को गलती नहीं करना है। 46 था नहीं, चलिए अब 47 देख लेते हैं। क्या है? गोपाल, हर्ष, इंद्र, जय, कृष्णन, केशव नगर, ये है। तो ये तो हम लोग को पूरे अच्छे से सॉल्व करना होगा ना, ठीक है? इसका पूरा चार्ट बनाना होगा। यहाँ पे बनाया है 47 से 47, एक हल करना होगा 47 से 50 तक, फिर जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग बता देंगे। एक जगह नाम लिख लेंगे, एक तरह एक, उसके बाद उसका सौ नगर उसका घर का है, फिर सौ नगर में कॉलेज कौन सा है, फिर वो लिख देंगे वो नगर कौन सा है, फिर उसके बाद विषय कौन सा है। इस तरीके से करके इसका चार्ट बना के 47 से 50 तक के सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है? अब हम लोगों का है 51 से है, ठीक है? तो अब हम लोगों का 40 क्वेश्चन जीएस से आता है ना, उसको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 51 से 55 तक। अच्छा, और क्वेश्चन है क्या रीजनिंग का? क्या है? निम्नलिखित में पता है कि हाँ, अभी रीजनिंग का ही है। तो आप लोगों का जो अन्य से भिन्न है उसको बताना है। क्या है? ग्रेनाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है। तो ग्रेनाइट को छोड़ के जितने भी सभी प्रकार के कोयले का प्रकार है, ये बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट कोयला का प्रकार है, तो ग्रेनाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? प्लासी, हल्दीघाटी, पानीपत, सारनाथ। तो सारनाथ को छोड़कर अन्य सभी प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है, ठीक है? तो इसका सारनाथ हो जाएगा। प्लासी है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था शायद। पानीपत का युद्ध हुआ था, 3 लड़ाई हुआ था, पानीपत का प्रथम, पानीपत का दूसरा, पानीपत का तृतीय, ठीक है? हल्दीघाटी का भी युद्ध हुआ था, सारनाथ तो एक अलग है, तो सारनाथ इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या? उप उप ऊपरी केंद्र, भूकंप विज्ञान केंद्र, गड्ढा। तो गड्ढा को छोड़कर अन्य सभी शब्द भूकंप से संबंधित शब्द है, जबकि गड्ढा शब्द संबंधित नहीं है, तो विकल्प डी। इसमें जितना है सभी भूकंप से संबंधित है, गड्ढा एक अलग है, तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आप लोग को ऑप्शन छांटना था चारों में से अलग कौन है। फिर क्या है? वाल्व है, धमनी है, तंत्रिका है, सॉरी तंत्रिका है, वहाँ पे अनुस्वार
छोड़ा हुआ है। महाधमनी तो तंत्रिका को छोड़ के अन्य सभी हार्ट के भाग है, ठीक है। हार्ट मतलब दिल के, हार्ट मतलब हृदय, हृदय हृदय के भाग है, हार्ट मतलब, और ये जो है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का, विनम्र, विनीत, नागरिक, ईमानदार। तो नागरिक को छोड़ के जितना है सभी के सभी मानव का स्वभाव है, तो आप लोग का नागरिक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जीएस का देखने वाले हैं 40 क्वेश्चन। हम लोग इंग्लिश के 15 क्वेश्चन कर लिए, हिंदी के 15 क्वेश्चन कर लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए क्या, डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार जो होगा ना, उसमें प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा और वैसा भोजन जिसमें प्रोटीन और वसा होगा, दोनों की अगर तुलना करें ना, तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार में पानी की आवश्यकता कम होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर के लिए ऊर्जा देना। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, उससे हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, शक्ति, ऊर्जा, हाँ ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो हम लोग को 4 कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है। परंतु ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करने के लिए ग्लूकोज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहते हैं। तो एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को अवधिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवधिकरण। इसका उद्देश्य वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचना है। इसमें एक निश्चित अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हुई प्रगति को शामिल किया जाता है। फिर क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो आप लोगों का क्या समझ में आया, आप लोग को ये समझ में आया कि हम लोग किसी भी हाल में महत्वपूर्ण दिवस जितने भी है, कौन से दिन को कौन सा दिवस मनाया था, उसको अपना रट लेना है, किसी भी हाल में जैसे भी रटना है वैसे, ठीक है। फिर क्या है, मानव शरीर में कौन सी अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो लसिका कोशिका लिम्फोसाइट, ठीक है। तो मानव शरीर में जो तिल्ली में लसिका कोशिका बनती है, किसमें बनती है, तिल्ली में। तो मानव शरीर की तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती है। लसिका और लसिका ग्रंथियां प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। इनमें श्वेत रक्त कोशिका व एंटीबॉडी शामिल होती है, जो संक्रमण के समय शरीर का रक्षा करती है। कंप्यूटर का जनक कौन है, तो सभी जानते हैं कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है, तो इसमें कोई भी डाउट का बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, तो जेपीजी एक्सटेंशन का प्रयोग जो है ना, वो इमेज फाइल को संदर्भित करता है, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में हम लोग बना के देते हैं इमेज को। इसका प्रयोग डिजिटल ईमेल को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से डिजिटल फोटोग्राफी द्वारा बनाई गई छवियों के लिए किया जाता है। जेपीजी तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका छवि फाइल, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 से हुई थी। कब हुई थी प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत, 2014 से। तो आप लोग का 62 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो वर्तमान में जो है आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, गुणसूत्र शब्द डैश द्वारा गढ़ा गया। तो गुणसूत्र शब्द जो है ना, वान वाल्डियर, क्या नाम है, वान वाल्डियर हार्ट्ज द्वारा किया गया। गुणसूत्र शब्द किसने दिए थे, कौन दिए थे, वाल्डियर, वान वाल्डियर हार्ट्ज। तो वाल्डियर आप लोगों का इसका करेक्ट हो जाएगा 64 का सी। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में डैश मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। अच्छा, पीआईएल जब लाया गया था ना, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन, जब पीआईएल कानून आया था, मुकदमा का एक कानून था जो आया था, तो भारत के उस समय मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो मुख्य न्यायमूर्ति थे पीएन भगवती। कौन थे, पीएन भगवती। क्या नाम था, भारत में पीआईएल के प्रारंभ होने के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे, ठीक है। फिर क्या, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष है जीवी मावलकर। क्या नाम है, जीवी मावलकर। जीवी मतलब गणेश, जी से गणेश, वी से वासुदेव, तो मावलकर। तो 66 का बी हो जाएगा। 67 क्या है, दबाव नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था, कहाँ स्थित है, तो ददाब है, क्या वही ददाब जो है शरणार्थी शिविर केन्या में है। कहाँ है, ददाब शरणार्थी शिविर कहाँ है, केन्या में है। 68 क्या है, निम्नलिखित में से दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है, तो दी ऑडेसिटी ऑफ होप के पुस्तक का लेखक कौन है, बराक ओबामा। कौन है, दी ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है, बराक ओबामा। दी ऑडेसिटी ऑफ होप का लेखक है बराक ओबामा। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, बारबोरा स्पोटाकोवा,
ठीक है, तो इसमें बोला है कौन सा सही मैच सही नहीं है, तो आप लोगों का इसका बी जो है ना वो गलत है। जो आप लोगों का है पामेला जेलिमो, तो पामेला जेलिमो भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। स्मरण रहे कि पामेला जेलिमो माध्यम दूरी की एशियाई एथलेटिक है जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। देखिए, मैं आप लोगों को 2023 का क्वेश्चन बैंक करवाई हूँ और ये भी करवाई हूँ, तो दोनों में पारिस्थितिक तंत्र था, तो आप लोग पारिस्थितिक तंत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में शामिल है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में कौन 3 भागों में विभाजित किया गया था? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो आप लोग का इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन है? तो सौर मंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह जो है वो नेपच्यून है। कौन है? सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में ग्रह है नेपच्यून, जिसका हिंदी में नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। नेपच्यून का हिंदी में नाम है वरुण, नेपच्यून वरुण। यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, ये तो सभी को याद होगा। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? हेनसांग चीन सही है, इब्न बतूता मोरक्को सही है, ठीक है। मेगास्थनीज ग्रीस से आया था, ठीक है। फाहियान गलत है, मलेशिया से नहीं आया था। फाहियान आया था, कहाँ से आया था कोई बताएगा? दिए गए विकल्प में डी सम्मिलित नहीं है। फाहियान जो है वो मलेशिया का निवासी लिखा हुआ है, तो मलेशिया का निवासी वो नहीं था, वो चीन का रहने वाला था, ठीक है। क्या है फिर? प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो यह लाइन किसने कहा था? मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर जगह है ना किसी न किसी प्रकार का जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो यह कथन रूसो द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रूसो द्वारा दिया गया था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में, ठीक है, क्या है हम लोग का? हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। लीवर में उत्पादित यूरिया को गुर्दे में लाया जाता है तथा अंत के चलिए, तो ये क्या पूछ रहा है? हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है लीवर में होता है। कहाँ होता है आप लोग का? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है आप लोग का लीवर में होता है। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? याद रहेगा ना? बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है? तो बिहार के पानी में जो है ना आप लोगों को, कहाँ गया आर्सेनिक, कहाँ गया? कितना पे थे हम लोग? हाँ 76 में थे। तो बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है? तो आप लोगों का 76 का क्या हो जाएगा? डी। बिहार के पानी में आर्सेनिक का सांद्रण सर्वाधिक मात्रा में। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली बहुत बार पूछा गया, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के पास। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन वैली है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन नगर का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन का चिप बनाने वाली कंपनियां के कारण, हाँ, और सिलिकॉन में ये जो हम लोग का चिप बनता है ना, वो हम लोग कल पढ़े थे, कल के क्वेश्चन बैंक में, वो किस चीज का होता है? तो वो सिलिकॉन का था, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास। 78 के अंगूर के खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए आप लोग का जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुई थी? और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों बच्चों को पता होता है कि 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत ही भयानक हत्याकांड था। इसमें जनरल डायर जो है ना वो गोली चलाने का आदेश दिया गया था और बहुत सारे निहत्थे लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी 1919 में ही हो गई थी। असहयोग आंदोलन जो है वो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1922 में हुआ था। और स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। क्या कब हुआ था? 23 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन क्या हुआ था? 1923 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो WTO का पहले नाम था GATT। क्या था? GATT। WTO का पहले नाम था GTTO। GATT। WTO का नाम पहले क्या था? GATT गैट। फिर नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना उसमें क्या रहता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का एक वार्षिक प्रकाशन है। IBRD द्वारा वर्ष 1978 में विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक स्तर पर जारी करता है, ठीक है।
मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है। कल भी टाइफाइड के बारे में 2023 का भी मैं करवाई थी तो उसमें भी था। टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है। यह साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। टाइफी बैक्टीरिया पानी व खाने के जरिए लोगों के शरीर के अंदर पहुंचता है और संक्रमित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड उसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है? तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा बुने हुए वस्त्र। क्या हो जाएगा आप लोगों का? बुने हुए वस्त्र। नेक्स्ट क्या है? एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा का जूल, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा जूल ही होगा, ठीक है। कार्य का भी जूल होता है। न्यूटन होता है फोर्स का। वाट होता है किसका? पावर का, ठीक है, शक्ति का वाट। हाँ, तो सारा ऐसा यूनिट भी याद रखिएगा। फिर क्या है? एलपीजी के मुख्य घटक कौन है? तो एलपीजी के मुख्य घटक है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। एलपीजी के मुख्य घटक मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया? तो ईमेल का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, ठीक है। ईमेल का आविष्कार ईमेल का आविष्कार जो है वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो थर्मल ऊर्जा का जो है ना अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। थर्मल जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड पूछ रहा है किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है वो अम्ल वर्षा के कारक है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या? हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण कैसे होता है? तो रक्त चढ़ाने से। हेपेटाइटिस बी का बीमारी जो है वो कैसे होता है? जब रक्त चढ़ाइएगा ना तो आप लोगों का हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है रक्त चढ़ाने से। नेक्स्ट क्या है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर से हम लोगों को मिलता है सिट्रिक एसिड। टमाटर से क्या मिलता है हम लोगों को? टमाटर से मिलता है हम लोगों का सिट्रिक एसिड। टमाटर से क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। किसमें क्या आता है? साबुन बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? साबुन बनाने में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो पृथ्वी गोल है यह बात सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक अरस्तु द्वारा बताई गई थी। किसके द्वारा? पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा था? तो ये अरस्तु जी बोले थे, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार डैश नहीं होते। तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। किसमें? बाल्टिक सागर में। फिर क्या है? क्वार्ट्ज का यंत्रित डैश होता है। तो क्वार्ट्ज जो है ना वो एक कठोर और गैर परतदार मेटामार्फिक चट्टान है जो मूल रूप से शुद्ध क्वार्ट्ज बलुआ पत्थर से होता है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज का यंत्रित किससे होता है? बलुआ पत्थर से। फिर क्या है? निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। तो सब एक ही टाइप का। एक स्थलीय तापन जो है अलग है। तो वही आंसर है क्या? 95 का ए है? नहीं, हम लोग का 95 है ना। तो 95 का क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? अच्छा, उसमें जो दिया हुआ था ना वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो मरीचिका होता है ना वो किसके कारण से होती है? तो मृग मरीचिका की घटना अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा स्थलीय तापन के कारण होती है। आंखों को भ्रम, देखिए आप लोग देखिएगा, मतलब देख रहे हैं कुछ और दिखेगा कुछ, वही आंखों का जो भ्रम होता है ना वही होता है मरीचिका। जब गर्मी के दिनों में पृथ्वी की धरातल अधिक गर्म होने के कारण पृथ्वी के पास की वायु विरल हो जाती है किंतु ऊपर की परतें ठंडे होने के कारण वे अपेक्षाकृत सघन होते हैं। इसी कारण दृष्टि भ्रम होता है जिसे मेरे को परिचय कहता है। देखिए जैसे आप लोग ठंडा के समय भी है ना सुबह सुबह जाइएगा लगेगा कि जैसे धुन यहाँ पे है, फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे मतलब दूर रहता है, दूर नजदीक दिखता रहता है ना। तो जो भ्रम होता है ना आंखों का भ्रम जो आंखों का भ्रम होता है ना उसे ही मृग परिचिका कहते हैं। तो मृग परिचिका अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन तथा स्थलीय तापन के कारण होती है। अब मृग परिचिका किसके कारण होती है? अपवर्तन, आंतरिक परिवर्तन और स्थलीय तापन के। तो आप लोग का इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को चलिए अब आप लोग को 95 तक हो गया होगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन आता है? 40 आता है जीएस से, ठीक है। 40 हो गया 40 हो गया जीएस से, ठीक है। और पहले सोच लेते हैं। और 15 हो गया इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज से। तो 30 हो गया, 40 30 70 और 25 नंबर वो 95 हो गया। अब जो आप लोग का 25 नंबर बचा वो 25 नंबर का हम लोग क्या देखेंगे? तो टीचिंग एप्टीट्यूड देखेंगे, ठीक है। यही टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं। तो क्या है? छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? तो छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं।
यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाएगा। दूसरा तो पूरा-पूरा गलती है, ऐसा थोड़ी होता है शिक्षक का काम आसान करने के लिए कुछ भी कर दिया जाए। तो आप लोग का 96 का बी गलत ही होगा, ठीक है? ये तो सही होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है? ऑप्शन ही ऐसे एलिमिनेट करके हम लोग सही आंसर पे लेंगे। टाइम पास करने में देखिए, तो ये भी तो गलत ही है। तो अब बचा ए और डी। तो छात्रों को स्कूल में क्यों खिलाना? तो यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो शारीरिक रूप से और नेक्स्ट क्या, यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। तो देखिए, इससे है ना खेलने से है ना भौतिक संतुलन जो है ना ये विकसित होगा। तो स्कूल में तो वही काम करवाया जाएगा जिससे उसके सारे किसी भी प्रकार का विकास हो सके उसके उसमें। तो इसीलिए आप लोग का 96 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है? छात्रों को स्कूल में खेल खेलना चाहिए। इन सब में सहयोग तथा अगर स्कूल में खेलेंगे तब ना बहुत बच्चा रहेगा तो एक-दूसरे को सहयोग करने का भी गुण आएगा उसमें। उनमें सहयोग तथा भौतिक संतुलन विकसित होगा क्योंकि खेल के द्वारा बालक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है जिससे उसे समाजीकरण में सहायता मिलती है। अधिकांश खेल ऐसे होते हैं जिनमें अन्य साथी की आवश्यकता होती है, इससे बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? स्वयं क्या है? तो स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। यह 24/7 देशों में सभी जगह डीटीएच के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित सामग्री होती है जो विविध विषयों की समन्वित करती है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये गैर सरकारी संगठन है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? 98 कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक जो क्या होगा, एक लोकतांत्रिक नेता होगा या एक निर्देशक होगा या एक तानाशाह होगा एक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, तानाशाह तो नहीं होगा और निर्देशक शिक्षक का क्या काम है? सिर्फ निर्देश करना, बात खत्म, ऐसा नहीं होता। शिक्षक का काम क्या है? एक लोकतांत्रिक नेता की होनी चाहिए, ठीक है? 98 का है। फिर 99 क्या है आप लोगों का? निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? समस्या समाधान। प्रगतिशील सिद्धांत किस पे आधारित है? समस्या समाधान शिक्षण विधि जो है वो प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत उस बात पर अधिक जोर देता है जो कि छात्रों के सक्रिय प्रयोग के माध्यम से विचारों का परीक्षण करना चाहिए। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में छात्र को करने सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो ये क्या हो जाएगा? अवलोकन। शिक्षक जो है ना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो ये हो जाएगा अवलोकन। फिर क्या आप लोग का नैतिकता किसका विज्ञान है? तो नैतिकता जो है वो आचरण का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? नैतिकता जो है वो आचरण का विज्ञान है। नैतिकता एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें सही व गलत की अवधारणा को व्यवस्थित करना, बचाव करना और अनुशंसा करना शामिल है। दूसरे बच्चों में नैतिकता वो है जो हमें, चलिए ठीक है। नैतिकता किसका विज्ञान है? तो नैतिकता जो है वो आचरण का विज्ञान है। किसका? आचरण। अब क्या आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चों का गुण नहीं है? तो आप लोग का हो जाएगा मौलिकता। रचनात्मक बच्चों का गुण नहीं है तो मौलिकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इसमें सारा वैसे ही है, साफ साफ दिख नहीं रहा है इसका, ठीक है? अच्छा, जो दिख रहा है वो हम लोग शिक्षा का कहाँ तक देख लेते हैं। हाँ, 103 प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। तो प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या है? कुशल प्रशासक होना चाहिए, ठीक है? फिर क्या है? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, ठीक है? चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, आचरण और व्यवहार द्वारा भी और नैतिकता द्वारा भी। फिर क्या है? टीएलएम का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो टीएलएम का उपयोग अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। टीएलएम, ठीक है? अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? तो आप लोग का हो जाएगा योग्यता। क्या हो जाएगा? योग्यता। सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो आप लोग का क्या हो जाएगा? स्तुति। सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? स्तुति। क्या है? पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो पाठ्यक्रम का हिस्सा क्या हो जाएगा? पाठ्यचर्या। क्या हो जाएगा? पाठ्यचर्या। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का क्या नाम है? तो ये जो यशपाल समिति रिपोर्ट है उसको बिना बोझ के सीखना। क्या है? यशपाल समिति जो रिपोर्ट है इसका नाम है बिना बोझ के सीखना। फिर क्या है? सीखने का उद्देश्य का अर्थ है। सीखने का उद्देश्य का अर्थ है क्या हो जाएगा? अनुभव प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? अनुभव प्राप्त करना। फिर क्या है? माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया है। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है? 36 मिनट का होता है, ठीक है? 36 मिनट की टीचिंग को माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है? माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल से लिया गया है तो ये हो जाएगा आप लोग का 36 मिनट।
ठीक है? फिर क्या है विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। कुछ गुण में परिवर्तन हो गया है मतलब विकास हो रहा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा शुरुआत की थी? तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक क्या हो जाएगा? जो विकास की अवधारणा महबूब उल हक द्वारा शुरुआत की गई थी। शिक्षा शास्त्र या अध्यापन विज्ञान का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बच्चों को समझने के लिए। शिक्षा शास्त्र बच्चे को समझने के लिए। निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? भीड़-भाड़। नेक्स्ट क्या है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार